देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था। जो चार्जिंग बाय इंडक्शन का बेसिक रूल, सिंपल रूल क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, आप यहाँ पे एक छोटे डायग्राम में समझने ला। दो ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट इनिशियली न्यूट्रल है। ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है, ये अलग अलग ही था मान लो, ये अलग अलग से यहाँ पे, अब ये अलग अलग था, अब ये पास पास में कर दिया गया है। ये दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें नेट चार्ज जीरो है या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो इक्वल एंड अपोजिट है, दैट इज न्यूट्रल है। अपेक्षा इलेक्ट्रोस्टैटिक का शुरू का पार्ट है, थोड़ी देर क्लास बीच में आपके ज्वाइन होने से पहले हुई थी, तो वो बीच में ही है, मतलब बिल्कुल शुरू है, कूलम्ब लॉ भी लेने वाले हैं। अब इसको हमने पास में ले आया और इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लाते हैं। पॉजिटिव चार्ज रॉड आते हैं। पॉजिटिव चार्ज रॉड क्या करता है, इस पूरे में से निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव चार्ज इसके पास में आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज दोनों दो दूसरे साइड चला जाता है। स्टेप वन ये है, स्टेप टू है। स्टेप थ्री में ये पॉजिटिव रॉड अपनी जगह पे है, बट ये दोनों जो स्फीयर है, स्फीयर वन और टू, इस दोनों के बीच में अभी कांटेक्ट में है, इसका कांटेक्ट हटा के अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने के बाद जो चार्ज की सिचुएशन है ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाती है। ये स्टेप थ्री है। और स्टेप फोर में इस रॉड को हटाते हैं और इस दोनों का सेपरेशन भी बढ़ा देते हैं, मतलब ये दोनों काफी दूर दूर कर देते हैं और इस रॉड को हटा देते हैं स्टेप फोर में। उसके बाद देखा क्या गया कि इसके अंदर पूरे में निगेटिव चार्ज फैल गया और इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैल गया। अब यहाँ पे मुझे बताना क्या था, हमारा जो स्टेप वन था, जो पहला स्टेप था, उसमें दोनों रॉड न्यूट्रल था और लास्ट के स्टेप में दोनों रॉड नहीं, स्फीयर जो है वो चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। सो नाउ इट इज चार्ज, इनिशियली इट इज नॉट चार्ज, इनिशियली इट इज न्यूट्रल। सो we have not do any method through which charge is transferred to sphere 1 and 2, but after at the last both sphere gets charge, one negative charge, another positive charge. So this method of charging is called charging by induction. Simply you can say that charging by induction is the method of charging without touching them, it occurs when any charged body comes to nearer to uncharged body and we do some phenomena like we have phenomena सेपरेशन किया, पास मिलाया, दूर किया, ये ऐसी वाली फिनोमेना करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग के लिए रबिंग भी कर सकते हैं, बट रबिंग में तो हम एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ रबिंग के बगैर चार्ज हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप सभी कोई जानते हैं कि क्वांटाइजेशन सिंपल Q इक्वल टू एन ई होता है और एन ई का मतलब एन यहाँ पे इंटीजर नंबर है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई है, एन इंटीजर नंबर है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब है जो होता है। इलेक्ट्रॉन इंटीजर में हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये जो चार्ज की वैल्यू आप देख रहे हैं 1.6 10 की पावर माइनस 19 किलोम, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इसका डबल हो जाएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19। 3 इलेक्ट्रॉन का 4.8 10 की पावर माइनस 19 है। जस्ट इसकी 1.6 का 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता जाएगा। इसके बीच में नंबर हो सकता है, चार्ज नहीं हो सकता। मतलब 1.6 के बाद 3.2 आ रहा है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 1.7 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, 2 10 पर माइनस 19 हो सकता है। बट ये सब नंबर चार्ज के नहीं होंगे क्योंकि ऐसा होने का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ब्रेक, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। सो चार्ज कैन नॉट बी फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ 1.6 10 की पावर माइनस 19। ऑलवेज इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही चार्ज का नंबर होगा। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस, क्लियर है सभी को? देखो बीच बीच में बोलना पड़ेगा, अभी तो चूंकि पहली क्लास है तो हम अभी ज़्यादा नहीं, बीच बीच में हम बोलेंगे, आप लोग से पूछेंगे, क्यों? क्योंकि क्लास जो है ना वन वे नहीं होगा, ध्यान रखना। इस क्लास का मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट सब बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ, मैं बताते जा रहा हूँ, आप कुछ भी जवाब नहीं देंगे, आप सभी को जवाब देना होगा। ये माइंड मेकअप करना है, मैं पूछूंगा, वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा,
और कभी कभी खड़ा होकर पूछेंगे, और आपने जो लिखा है पढ़ा है वो मैं पूछूंगा भी को। इस क्लास को पूरे इंटरेक्टिव बनाना है, तो आप थोड़ा ये मन से झिझक निकाल देना कि मैं कैमरा में कैसे बोलूँगा, सर को कैसे दिखाऊंगा, दूसरे बच्चे कैसे सुनेंगे। ये सभी बच्चे आपको अपना रिजल्ट मुझे इम्प्रूव कराना है और आपको करना है, तो थोड़ा सा वो झिझक हटानी पड़ेगी, ठीक है। और जब मैं साउंड में है, साउंड में भी जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्लास फिर स्लीपिंग क्लास हो जाएगी, वन वे क्लास हो जाएगी। क्लास को मुझे टू वे करना है, आपको मैक्सिमम चीज़ें लर्न कराना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सिंपल सा है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस कंजर्व नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, वन पार्टिकल टू अनदर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप एक सोडियम ले लो, एक क्लोरीन ले लो। सोडियम में पता है आपको, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन की 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अरे हम्म, 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 मनन ज्वाइन हो रहा था क्या? मनन वेटिंग में था क्या? सर इस नंबर पे लिंक भेज दीजिए। ओके, मनन का बीच में आ रहा था, मनन ज्वाइन नहीं कर पाया था, उसको दो। एक मनन स्टूडेंट था, वो बीच में ज्वाइन नहीं कर पाया था अभी दोबारा, क्योंकि लिंक कुछ गड़बड़ किया, तो गड़बड़ तो नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन वो मोबाइल चेंज किया तो उस मोबाइल पे कनेक्शन दूसरे मोबाइल पे चला गया होगा। तो अभी इससे पहले अब मैं कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने वाला हूँ। इस कूलम्ब्स लॉ से पहले अभी आपने देखा कि हमने डिस्कशन किया है, थोड़ा चार्ज के बारे में डिस्कशन किया है हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, चार्जिंग बाय इंडक्शन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कशन किया है। अब कूलम्ब्स लॉ बहुत फेवरेट टॉपिक है, आप सभी को याद होगा मुझे लगता है। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में मुझे आपसे ज़्यादा कुछ पूछना ही नहीं है, सीधा एक शॉर्ट में बता देना है। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ इज द फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एंड चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के पीछे फोर्स है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप सभी को पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है। के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। 1/4 एप्सिलॉन में थोड़ा सा के की जो ये एप्सिलॉन नॉट है, ये फॉर द एयर और वैक्यूम होती है। इसकी टोटल वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। उसमें से एप्सिलॉन नॉट जो है, दैट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे रुकना है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन समझ लो, नॉट तो हम समझ लेंगे। एप्सिलॉन इज द used for the, it is a constant that is for the medium, and if medium change, its value change. Epsilon naught, epsilon naught used for एयर और वैक्यूम, इसकी फिक्स वैल्यू है 8.854 10⁻12। और एप्सिलन मीडियम के लिए होता है, और एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट, मतलब मीडियम की वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू फॉर द एयर, दोनों का रेशियो को एप्सिलन आर या के बोलते हैं, जिसको आप डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को लिखने के लिए एक F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, आर बीच का डिस्टेंस है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफ लाइक चार्ज दे विल रिपेल, अनलाइक चार्ज दे विल अट्रैक्ट। अब कोई Q चार्ज है और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज है। Q चार्ज है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज है, सपोज करो 3-4 चार्जेस है, तो उसके बीच में आपको नेट फोर्स निकालना होगा। तो नेट फोर्स एक चार्ज पे, हर एक फोर्स की डायरेक्शन चेक करेंगे। अट्रैक्शन है तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, रिपल्सन है
तो अवे फ्रॉम चार्ज हो जाएगा। कितने अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, वहां पे हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन समझिए। जो बुक में आप डायरेक्ट पढ़ते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो वहां पे क्या किया हुआ है कि Q1 Q2 Q4 करके बहुत सारे वैल्यू दिए जाएंगे आपको, और आपने वहां पे फोर्स निकाल के सिंपल एडिशन भी आपको दिया जाएगा, सिंपल एडिशन दिया जाएगा। तो जब वो सिंपल एडिशन आपको दिया जाएगा, तो सिंपल एडिशन वहां पे करने के बाद आपको करना क्या है कि उस वहां पे वेक्टर सम लगाना है, वेक्टर सम लगाना है। और वेक्टर सम क्लास 11th में जो आपने पढ़ा है वेक्टर में, सपोज करो ए एक वेक्टर है और बी वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो दोनों का रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगेगा। ये ध्यान रखना कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें जो नेट इफेक्ट के लिए वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला लगेगा, जो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी आप E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2 E1 E2 कॉस थीटा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 है, तो वहां भी रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 2 B1 B2 कॉस थीटा करेंगे। इस तरह जितने भी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इवन इंटेंसिटी, इवन मैग्नेटिक मोमेंट, याद रखो कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी 12th क्लास में यूज होने जा रहे हैं, आपको ध्यान रख लेना। फॉर्मूला हमेशा एडिशन का वहां लगेगा, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा लगेगा। फोर्स है, फोर्स में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 कॉस थीटा लगेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P होता है, जो P इक्वल टू Q इंटू 2A करते हैं, P इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो रूट अंडर कई बार नेट मैग्नेट नेट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी पूछते हैं क्वेश्चन में, तो रूट अंडर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2 P1 P2 कॉस थीटा होता है। मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक फील्ड में B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2 B1 B2 कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट है M, वो भी, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो जहां जहां भी वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क में भी लगेगा, टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे टॉर्क पे रिजल्टेंट वेक्टर पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी है। कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ वेक्टर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक प्लस नहीं है, मैग्नेटिक प्लस नहीं है, मैग्नेटिक पोटेंशियल नहीं है, तो ये सब कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है। कंफ्यूजन हमेशा वेक्टर वाले में होता है, तो वेक्टर को समझ लेना है और यही फॉर्मूला लगाना है। तो मैं कुलम्स लॉ पे 1-2 मिनट में ही खत्म करूंगा। कुलम्स लॉ थोड़ा सा, फिर थोड़ी चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में देखिए, डेंसिटी 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल नॉर्मल डेंसिटी, जो हम सबसे पहले डेंसिटी की बात करते हैं ना, ध्यान रखो डेंसिटी के बाद, तो डेंसिटी इक्वल टू कितने बार डेंसिटी की यूज होती है। और ये जो चीजें मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से पूछूंगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल। जब किसी से पूछो व्हाट इज डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम, चलो जी ठीक है। लेकिन जब हम फिजिक्स के डीपर में जाते हैं ना, तो डेंसिटी भी 3 टाइप्स के होने लगते हैं। लीनियर मास डेंसिटी, स्फेरिकल डेंसिटी, वॉल्यूम मास वॉल्यूम डेंसिटी। या सर, तो लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ, कोई ऐसी चीज है जिसकी लंबाई है बहुत पतली है, बहुत पतली है, बहुत पतली है, मतलब उसकी वॉल्यूम निकल नहीं सकता, एरिया निकल नहीं सकता, सिर्फ लेंथ निकल सकता है, तो हाँ लीनियर मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ कर देंगे। कोई चीज है जिसमें की लंबाई चौड़ाई है, बहुत थीन है, मोटाई नहीं है, तो वॉल्यूम निकालने में दिक्कत है, तो वहाँ पे मास अपॉन चार्ज कर, मास अपॉन एरिया कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जनरली जो डेंसिटी बोलते हैं आप, वो वॉल्यूम मास डेंसिटी है, क्यूबिकल डेंसिटी है, वो मास अपॉन वॉल्यूम तो आप बोलते ही बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो 3 टाइप्स की है। चार्ज की डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से डिनोट करते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ, लेमडा से डिनोट करते हैं चार्ज अपॉन लेंथ। और दूसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो मैं उसको थोड़ा लिख के भी बताता हूँ। कूलम्ब्स लॉ, मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, बीच की डिस्टेंस R है, दोनों के बीच लगने फोर्स F K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर है इसीलिए मुझे यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर राइट में और F के ऊपर एरो का साइन देना जरूरी है। ये फोर्स हो गया। आप यहाँ K इक्वल टू 1/4πε0 इस K को बोलते हैं, इस K को 1/4πε0 बोलते हैं। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट या इसको जनरल फार्मूला के लिए आप F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास जो Q1 Q2 और R के बारे में तो कंसेप्ट अच्छा है। आर कैप मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैंने फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं नहीं लिखूंगा तब पर भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। फिजिक्स में देखो क्या है, एक सिंबल F इक्वल टू मास इंटू आप एक्सेलेरेशन लिखते हैं। ये गलत फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको 100% परफेक्ट करने के लिए फोर्स में एरो लगाना और एक्सेलेरेशन में एरो लगाने से ये तब परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि वेक्टर को वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया। सेम चीजें मैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, सारा टर्म तो आप जानते हैं। एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट मीडियम के लिए है। ये कांस्टेंट मीडियम के लिए है और चार्ज के बीच में लगता है। ये कांस्टेंट मीडियम के लिए चार्ज के बीच में लगता है। जब आप इसको एयर में रखते हैं, जब आप एयर में रखते हैं तो आप उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और जब दूसरे मीडियम में रखते हैं, दूसरे मीडियम में रखते हैं तो अब आप इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और मीडियम और एयर का रेशियो, मीडियम की कांस्टेंट बाय एयर के कांस्टेंट का रेशियो को एप्सिलॉन आर या आप के कहते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहेंगे, जिसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहेंगे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहेंगे, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब इसमें से जो एयर वाला पार्ट है, जो एयर का पार्ट है, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 8.854 10⁻12 एंड कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जबकि इस पूरे की वैल्यू 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये वैल्यू होता है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को फोकस करना है हमें। चार्ज के बीच में लगने वाला कांस्टेंट है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। ये चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। दोबारा बोलता हूँ, चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। एयर में कुछ और वैल्यू होगी, वाटर में कुछ और होगी, मेटल में कुछ और होगी, और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दिया जाएगा। मीडियम डिवाइडेड बाय एयर को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और मैंने यहाँ जो ऊपर चीज लिखा है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इक्वेशन 1 और यहाँ पे इसको एक बार आप लोग को मैं तेजी से कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जो अभी आपके सामने है नोट करेंगे। 1 मिनट का गैप देता हूं, नोट करेंगे। यस, अब आगे इसको और भी आप लिखना चाहे थोड़ा, तो जैसे कि मैं एफ एम बोल दूं, एफ एम का मतलब फोर्स बिटवीन ए मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1, ये मीडियम के लिए है, और एयर के लिए ये मैं लिख रहा हूँ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन आप 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से, तो मेरे आपके पास एफ एम बाई एफ नॉट आ जाएगा, और ये कैंसिल होके पूरी वैल्यू
1/4 पाई एप्सिलॉन बाई 1 देखो Q1 Q2 तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो मैं लिखा नहीं हूँ डायरेक्ट, जो ये भी तो कैंसिल होना है, मैंने यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये वैल्यू मेरे पास एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन आ जाएगा, जो 1/एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो ये एक टाइप का आपका रेशियो है, कभी जरूरत करने पे आप याद कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा चार्ज डेंसिटी के बारे में बात बताया, तो उसके बारे में बताते हैं शॉर्ट में। चार्ज डेंसिटी, जो मैं चार्ज डेंसिटी बोलता हूँ, इसी को चार्ज डेंसिटी को बुक में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी ये टॉपिक दिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप ध्यान रखिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे सपोज करो कि कोई बॉडी बिल्कुल पतला है, लीन बॉडी, थीन बॉडी है, तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। दूसरा एक बॉडी ऐसा होगा, तो उसमें ये बॉडी है, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, और एक 3D बॉडी हम कोई बना लेते हैं। ये एग्जैक्ट तो नहीं बना है क्यूब, बट ये 3 चार्ज बॉडी आप ले लेंगे, और इन सब के ऊपर मान लो चार्ज है रखा हुआ, तब के ऊपर चार्ज है। येलो कलर से लिख रहा हूँ, येलो कलर थोड़ा लाइट है। मैंने यहाँ 3 अलग अलग शेप लिया है। एक ऐसी शेप लिया है जिसके अंदर लीनियर है, एक ऐसा शेप लिया है जिसमें अंदर एरिया है, एक ऐसा शेप लिया है जो 3D है जिसके अंदर वॉल्यूम है। तो इन सब की जो चार्ज डेंसिटी होगी कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे लेमडा है, तो लेमडा इक्वल टू Q/L है, Q/L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हो गया। शॉर्ट में आप dQ/dL भी कह सकते हैं स्मॉल पार्ट के लिए, इसमें स्मॉल पार्ट में चार्ज dQ ले लो और लेंथ d ले लो, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके लिए आप सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेंगे। यहाँ भी एक स्मॉल पार्ट में डी क्यू एरिया ले लो, डी क्यू सर ले लो और सरफेस ले लो, तो यहाँ सिग्मा हो जाएगा dQ/ds, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इसके बाद ये जो नीचे वाला है जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप लिख लेंगे। इसको आप सिग्मा रो से नोट करेंगे, dQ/dV, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पूरा नाम भी लिख सकते हैं इसका, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं, यूनिट भी लगा दो, कूलम पर क्यूबिक मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, और चार्ज अपॉन लेंथ है कूलम पर मीटर, ये लिख सकते हैं। कुछ बाहरी आवाज आ रही क्या? हेलो, 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 बच्चे कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा। हाँ, कितना टाइम बच रहा है? अच्छा 30 मिनट, ठीक ठीक है। आप सभी कुछ समझ रहे हैं? एक कौन बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए, मंडन का कुछ लगता है नेट गड़बड़ रहता है। आपको सभी मेरी आवाज आ रही है? अर्जुन, यस? अर्जुन, अर्जुन यस? अर्जुन थोड़ा बोलो। यस सर, आ रही है। ठीक है। अवनी, यस सर। ठीक है। भवन्या, अपेक्षा,
Yes, sir. ठीक है, कृतिका? Yes, sir. ठीक है, मनन? मनन का नेटवर्क का थोड़ा इशू है। मनन का क्या है कि जो सिग्नल वीक बता रहा है। वंशिका? यस हाँ। अच्छा, मैं एक और चीज़, वंशिका आपके पास और कृतिका एक मैसेज आया होगा रात में क्लास का शेड्यूल का। तो एक क्लास एक ऑफलाइन का भी है, तो कब तक आप यहाँ से रहेंगे कि वहाँ पहुँच जाएंगे? सर, वो केमिस्ट्री वाली, वो दुबे सर आई गेस ऑनलाइन ही लेंगे, उन्होंने बोला है 12 बात से हो 2। ठीक है, तो ठीक है, 12 से 2 जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो फिर ऐसा है कि अभी हमारी क्लास जो है ना, हम भाई क्लास को थोड़ी हम और लंबा बढ़ाएंगे। लंबा बढ़ाने का मतलब क्या है कि क्लास को अभी जो हमारे एक बार जो गैप होगा, उसके बाद मैं फिर से 5 मिनट 7 मिनट का गैप लेके 40 मिनट फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है? हेलो? ओके। ठीक है, लेकिन उसके बीच में जो गैप होगा तो लास्ट के जो क्लास होगी थोड़ा सा हम आपसे चीज़ें को पूछेंगे भी कि क्या कितना कंप्लीट हुआ। और तो अभी कोई ऐसी चीज़ें लग रही है कि मेरी स्पीड कम है या ज़्यादा है, किसी को कंफर्ट, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सभी कुछ आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ी स्पीड रखना चाहिए, इससे बढ़ाना है। अगर ज़्यादातर लोग बोलेंगे बढ़ाना है तो बढ़ा दूंगे, इतना ठीक है तो इतना ही रखेंगे। ये नोट्स आपको जितने भी नोट्स और रिकॉर्डिंग है मिलेंगे। क्लास आज शाम में भी 90% चांस है होने का होगा। टाइमिंग 8 साढ़े 8 का रहेगा। स्पीड ठीक है? आप मुझे चैट बॉक्स में यस नो भी जवाब दे सकते हैं। ओके। ओके। ठीक है, चलिए। हाँ, अब मैं यहाँ पे जहाँ पे पहले से टॉपिक था उस टॉपिक पे वापस आता हूँ। वो टॉपिक हमारा क्या है? लगता है मेरा ये कनेक्ट नहीं हुआ है। ओह, ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, ब्लूटूथ ही कनेक्ट नहीं था तो क्वेश्चन से बिना ब्लूटूथ तो क्लास ले रहे थे। हाँ। हम्म, हम्म, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे तो क्लास का जैसा कि मैंने अभी शेड्यूल बता दिया कि क्लास जो ही खत्म होगी, उस क्लास के बाद मैं वापस 5 7 मिनट का ब्रेक लेने के बाद, ऑलमोस्ट एक्चुअली वो 10 मिनट ही होता है, लेकिन पहले भी कई बार ज्वाइन हो जाता है, तो मैं फिर से क्लास लूंगा और इसको कंटिन्यू करूंगा। तो कि हमारा स्पीड अभी पहले दिन है, तो अभी आप लोग के साथ थोड़ी हमारी एडजस्टमेंट हो और आपके साथ भी हो, और वो जब ठीक हो जाएगा तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे भी। थोड़ा हमको बोल दो क्लास का, स्पीड बढ़ाएंगे तो आज क्लास एक और लेंगे, क्योंकि जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट ही पूरा करना है जी। हाँ, तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बात करें। लेकिन जैसा कि पहले बताया था कि मुझे नेट फोर्स निकालना होगा, मतलब नॉट नेट रिजल्टेंट वैल्यू, आप यहाँ पे समझ लो, रिजल्टेंट वैल्यू निकालना होगा। रिजल्टेंट वैल्यू निकालने का मतलब कि जो जैसा कि मैंने पहले डिस्कशन किया कि सपोज करो एक वेक्टर ई है और दूसरा वेक्टर ये बी है हमारे
एक वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। हाँ, एक वेक्टर ए और दोनों के बीच बी है। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने कुछ क्लास 11th के वेक्टर में ऐसा किया था, रिजल्टेंट आर ऐसे निकाला था। तो नेट जो आर होगा वो रूट अंडर यही वाला फॉर्मूला चलेगा, ए स्क्वायर चलेगा, बी स्क्वायर चलेगा, प्लस 2ab cos थीटा चलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा नेट फॉर्मूला होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा नेट फॉर्मूला होगा। अब ये नेट फॉर्मूला जो है, तो ये किसी भी ऑल वेक्टर क्वांटिटी के लिए अप्लाई है। ऑल वेक्टर क्वांटिटी के लिए जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1 F2 है, इसके लिए काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड M1 M2 है, उसके लिए काम कर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से नोट करते हैं, इसके लिए काम करेगा। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी उसके लिए काम करेगा, जितने भी, वो फॉर्मूला आप क्लास 11th के लिए भी काम करेगा। 11th में भी ग्रेविटेशन में काम करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास F1 एक फोर्स है और F2 फोर्स है और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स F इक्वल टू जो हमारा होगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर एंड 2F1 F2 cos थीटा होगा। ये फॉर्मूला काम करेगा। और इस जब फॉर्मूला आप करते हैं तो इसके साथ एक रिजल्टेंट भी आता है, अल्फा या टेन बीटा जो भी हम मानो, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा करना है। उसी चीज को फोर्स के लिए आप लिखेंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू एफ टू साइन थीटा बाई एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। यहाँ पे मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो एक्सपीरियंस क्या है, वो आपके पास भी कुछ चीजों, कुछ स्टूडेंट को ट्रांसपेरेंट होंगे, कुछ को डाउट होंगे। देखो, जब भी हमारे पास यहाँ तो मैंने सामने डायग्राम बना रखा है और मुझे टेन अल्फा टेन बीटा सब दिख रहा है, तो मैं ऊपर बी लिख देता हूँ, नीचे ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ। ऊपर मैंने F2 लिख दिया, F1 लिख दिया, F2 लिख दिया। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि मैं ए को ऊपर लूं कि बी को ऊपर लूं, ऐसी वाली कंफ्यूजन होती है। ये चीजें को आपको प्रैक्टिस करके क्लियर कर लेना है। इस केस में अगर मैंने यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, मैंने जो यहाँ ए लिखा है, अल्फा लिखा है, हमने F1 लिखा है, F2 अल्फा लिखा है, इस दोनों का इस टाइप से जो चीजें बनाया है, तो F1 के साथ अल्फा एंगल बनना है। फिगर को देखो ध्यान से। मैंने F1 के साथ एंगल लिया है, तो F1 के साथ जब यहाँ पे एंगल हमने लिया है, तो ऑटोमेटिक F2 B को ऊपर लिया है। तो जब एंगल F1 के साथ होगा तो F2 ऊपर होगा, और जब एंगल F2 के साथ होगा तो F1 ऊपर होगा। ऊपर का मतलब साइन थीटा के साथ की बात मैं कर रहा हूँ। आप एंगल F1 के साथ ले रहे हैं या F2 के साथ ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखनी है, ताकि गलती नहीं हो, और गलती नहीं होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। ये चूंकि बहुत मल्टी टाइम्स यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, छोटे फॉर्मूले हैं, इतनी ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन यूज बहुत जगह है, इसलिए अच्छा से समझना है। तो ये मैंने चीजें यहाँ पे बता दिया। अब थोड़ा सा मैं और टॉपिक आता हूँ। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स में मैंने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यही है, लेकिन बुक में बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल दिया हुआ। इवन मैं अपना नोट्स निकालूंगा अभी तो उसमें भी वो कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, उसमें बुक के नोट्स में एज इट इज उतारा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे क्लियर कराना है आपको डाउट, इसीलिए मैं उसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। बुक में कुछ इस टाइप से डायग्राम होता है, Q1 चार्ज, Q0 चार्ज होता है, और यहाँ से क्या होता है कि R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q1 होता है, एंड R2 डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज होता है Q2,